तो इस बुक में एक्चुअली जो ये बुक है हेयर एंडरसन एंड टाइटल ऑफ दिस बुक मल्टी वेरिएट डेटा एनालिसिस। तो इस बुक से ही पूरी अच्छी तरह से आप इसको पढ़िए। 2-3 चैप्टर हैं इसके, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, अलग अलग है चैप्टर्स। तो ये बुक, इसमें फिर आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे आसानी से। तो मैं अभी एक्चुअली कट ऑफ वैल्यू वाला दिखा रहा था हमको। जो भी मेरी स्लाइड्स हैं वो इसी बुक के बेसिस पर बनाया है। तो डिटेल में आप जो है इस बुक को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये मेरे ख्याल में इनका मॉडल है में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कि व्हाट शुड बी दी सैंपल साइज आर लार्ज 250 से ज़्यादा होना चाहिए। और सैंपल साइज का इशू भी इन्होंने दिया है कि मिनिमम व्हाट शुड बी दी मिनिमम सैंपल साइज यू कैन टेक इट हियर 100 models containing 5 or fewer construct, then we can take a sample size the 100. If sample size 150 means this at least 7 constructs should be there, और अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हैं 7 से कम है देन वी कैन टेक सैम्पल साइज 300। एंड कम्युनिटीज़ की भी लिमिट है इसमें कि इट शुड बी, ऑल्दो कम्युनिटी शुड बी लेस देन ग्रेटर देन 0.5, बट इसमें लिखा है कि इट इज़ लेस देन 0.45 इट इज़ डिजायरेबल। तो और जो के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, बुक में बहुत अच्छा दिया है। गुड, ये गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है, जो एब्सोल्यूट फिट इंडेक्स का आई स्क्वायर, ये GFI गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो GFI वैल्यू ग्रेटर देन 0.9 टिपिकली वर कंसिडर्ड गुड, है ना। वैसे मैंने बताया था 0.95, बट इट इज सो फिर इसके बाद देखिए ये रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट शुड बी दी वैल्यू। सो आई टोल्ड यू दी कट ऑफ वैल्यू इज 0.08, बट ओनली वैल्यू शुड बी रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन लेस देन 0.08, यहाँ पे जो दिया है ना। तो ऐसे ही रूट अनदर बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर रेजिडुअल एंड स्टैंडर्डाइज्ड रूट मीन रेजिडुअल। इसकी भी वैल्यू जो है अगर हमारे पास इसके बीच में आ जाती है, जैसे इसमें दिया है बिलो -0.5 और अबाउट दिस कॉम, है ना। तो ये वैल्यूज इसको डिटेल में थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ नॉन फिट इंडेक्सिस, इंक्रीमेंटल फिट इंडाइसिस, TLI CFI की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। और इसकी टेबल भी इसने बनाई है, और शायद जो टेबल शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद टेबल मिल जाए मुझे। ये देखिए, ये टेबल है। सो जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन प्रिंकल रोजेरा, प्रिंकल प्रेजेंट क्या नहीं अभी? प्रिंकल, कैन यू हियर मी? प्रिंकल, मुझे लग रहा है शायद अभी आई नहीं है क्या? प्रिंकल सर अभी है नहीं, मीटिंग में नहीं है, अभी आ जाएंगी सर। कोई बात ना, उन्हीं के लिए मैंने ये सब टेबल ओपन किया था। तो कोई बात नहीं, वो बुक है। देखिए ये जो उन्होंने पूछा था कि व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ द फिट इंडाइसिस। सो इसमें लिमिट भी दिया हुआ है कि CFI और TLI वन वैल्यू, कंपेरेटिव फिट इंडेक्स एंड टकर लेविस इंडेक्स की वैल्यू बेटर इफ द सैंपल साइज लेस देन 250। एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल, इफ ऑब्जर्व वेरिएबल about 12 and below 30 then 0.95 good. And if we have more than 30 variable or questions, then if its value 0.92 और above good। तो ये इसमें लिमिट भी इन्होंने दी है, SRMR की इट शुड बी लेस देन 0.085, इसकी भी RMSEA इसकी भी वैल्यू 0.08 से कम होनी चाहिए। तो ये लिमिट भी है, ये बुक मैंने दी है आपको, तो वो शेयर कर लेंगे तो इसमें ये भी पता चल जाएगा। खैर अभी हम जो बात कन्वर्जेंट, देखिए इसमें हम लोगों ने जो फाइंड किया था
गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्सेस, जो इंडाइसिस है वो हम लोग फाइंड कर चुके थे, गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस. नाउ सेकंड अप्रोच टू फाइंड द second approach, that is goodness, or after goodness of fit index, that second approach to evaluate the construct validity and reliability of the specified measurement model. तो उस हम क्या कर रहे हैं कि जो मेजरमेंट मॉडल है उसकी कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. एंड हाउ विल वी फाइंड द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी? वन इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी. देखिए वो जो टेबल है, द आउटपुट ऑफ द एमॉस ग्राफिक्स, तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दिस टेबल स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, the all the values, ये जो values है regression coefficient की, through these value I prepared the factor matrix. ये factor matrix ये हमने prepare किया attitude subjective norm. Now in this community or delta, it's basically item reliability, whether whatever questions we are taking in our model, whether all the questions are reliable or not. Item reliability, how will we find the item reliability? Item reliability generally square of the factor loading, square 0.816. If all the values of the squared the factor loading greater than 0.5, it means there no issue of item reliability. तो यहाँ पे हमने जो है सबका item reliability लिया, सबकी वैल्यू it is greater than 0.5. एंड देन स्टैंडर्डाइज्ड एरर वेरिएंस, जो एरर है, एरर तो 1 माइनस दिस जो आइटम रिलायबिलिटी में निकाला है, सो एरर इज 0.333. इट शुड बी लेस देन 0.5. तो ये सारे 0.5 से कम होना चाहिए, तो वो जो है कंडीशन गुड कंडीशन मानी जाती है एसईएम में. ठीक है ना. तो पहला तो जो मेथड है हमारा टू फाइंड द कन्वर्जेंट वैलिडिटी, वन इज स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर लोडिंग. सो ऑल द फैक्टर लोडिंग वैल्यूज ग्रेटर देन 0.714. यहाँ पे देखिए चारों वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.714. यहाँ पे तीनों वैल्यू, ऑल दी थ्री वैल्यूज ग्रेटर देन 0.714. all the four values greater than 0.714, all the three values greater than 0.74, and all the values of pursuit behavioral control, pursuit behavior, it's a all values are greater than 0.714. It means there no issue of convergent validity. Second method to find the convergent validity of the measurement model, that is the average variance restricted. If some indicators factor loading less than 0.714, then what should we do? So we square each factor loading and add and then divide number of items, and then the value of the average variance expected should be greater than 0.5, greater than 50%. अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाई 10. So all the value should be greater than 50%. So in the first construct it is 61.97. Second construct it is greater than 50%. Third construct, pursued behavioral control, again it is the greater than 50%, greater than 50%, greater than 50%. तो इन पांचों केसेस में all the five constructs average variance restricted greater than 50%, then there is no issue of convergent validity. Third method, composite reliability. Through composite reliability, again we can find the convergent validity of the measurement model, and all the values should be greater than 70%. The composite reliability should be greater than 70%, then there is no issue of convergent validity. Now we can see the convergent validity. So these are, now we found the average variance restricted by using this formula. So all the values are greater than 50%. Now construct reliability find by putting all the values in this formula. Lambda, summation lambda and then square, means the first construct attitude, all the factor loading we add
all the factor loadings of this construct and then square. After adding all the values, we square. So what is the value? When we add all the factor loading of the construct attitude, 3.148, and then square, and then divide same and plus error term. So error term means it's a 1 minus square of factor loading of each variable. Okay, so इसको जब minus किया, then we add all the error term and then divide it. So इसमें now you can see the construct reliability of attitude 1, मतलब attitude first construct, it is 86.90, which is greater than the cutoff value 70%. Same as we find when we put all the values in this formula, then we will find the value of construct reliability of subjective norm, perceived behavior control, purchase intention, construct reliability, and the purchase behavior. All the values, the construct liability estimated range from 80.81% for 80 attitude to 88.78% for personal, purchase intent. 5 मिनट हो गए। हेलो, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये कह सकते हैं, ये एक्सप्लेन नॉन कर, देखिए नॉन रिकर्सिव मॉडल, सीमा, योर क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द नॉन रिकर्सिव मॉडल? सो नॉन रिकर्सिव मॉडल मीन्स व्हेन वी जैसे ये मॉडल आप देखिए, इफ इट इज द एटीट्यूड टू एरो फ्रॉम एटीट्यूड टू 84, but when I take the value, the attitude for 80 this, so it is a recursive model, the single headed arrow, it's a recursive. But when I take it as a 80 for loop, when I construct the loop, then it is non-recursive model, non-recursive model. So we cannot perform non-recursive model in AMOS. AMOS, there is no scope of non-recursive model perform in AMOS. So we can perform this type of model in PLS SEM, means partial least square structural equation modeling, by using smart PLS software. Okay, तो उसके थ्रू हम लोग जो है वी कैन फाइंड दी वैल्यू। और इसके बाद एक क्वेश्चन क्या है इनका, सेकंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये हो गया रिकर्सिव मॉडल इन एमोस। यस, रिकर्सिव मॉडल जो है हम एमोस में कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये वंदना का क्वेश्चन है, यस सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। क्या अगेन आप पूछना चाहती हैं वंदना? आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपने लिखा है यस सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। वंदना प्रेजेंट है यहाँ पर? अभी नहीं, मुझे लग रहा है वंदना शायद आवाज नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं। आप ये जो है, अब देखिए प्रिंकल रोजेरा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैंने ये देखिए टेबल शो कर दी है आपके लिए। ये आपने पूछा था कि व्हाट शुड बी द कट ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इंडाइसिस, सो इट इज डिपेंड ऑन द सैंपल साइज एंड नंबर ऑफ वेरिएबल आल्सो, so you can take the cutoff value from this book given by Hare Anderson book. Okay, अच्छा, इसके बाद जो है ये हो गया हमारा then after construct reliability, the convergent validity, we find the discriminant validity. Discriminant validity, how will we find the discriminant validity? So first of all, we put all the values in a average variance extracted in principal diagonal. So what is the average variance extracted of attitude construct? 0.6197, मतलब अगर जो ये फाइंड किया हमने परसेंटेज में, परसेंटेज को ये देखिए 61 पॉइंट दिस, ये देखिएगा। now this value point, it's when we divide it by 100, so value will be 0.6197,
0.7567, 0.6544, 0.7737, 0.6756. These are the value of average variance expected, and we put in a principal diagonal. ये देखिए, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल में all the values we have put it in a principal diagonal. Okay, अब क्वेश्चन है कि how did we find the value of squared interconstruct correlation in squared interconstruct correlation. ये जो वैल्यू आई है, the subjective norm and attitude. So this value we obtained from the Amos graph. Attitude and subjective norm. This is first interconstruct correlation, subjective norm and attitude. Now you can see the subjective norm and attitude. So what is the, it's a covariance, so we will take the value of standardized value of the covariance, that is correlation, and value is 0.107. When we square this, it's a interconstruct correlation, but when we square of this value, so we obtain the value of this 0.011. And the interconstruct correlation between the PBC and AT1, that is PB subjective norm and the attitude and PBC, yes, attitude and PBC, the 0.079. When we square it, then we obtain the squared interconstruct correlation, that is value 0.006. So all the off diagonal value in a lower triangular matrix should be less than the value of principal diagonal values or average variance expected. So now you can see all the off diagonal values, all the 10 values are less than the average variance expected. So there is no issue of discriminant validity. Discriminant validity means each construct distinct from other constructs. So there is no issue of discriminant validity to the extent to which a construct is truly distinct from the other construct. All construct average variance estimated should be larger than the corresponding squared interconstruct correlation estimation. तो इसमें कोई issue हमारा इसमें नहीं है. Now the nomological validity, basically we find it by using the interconstruct correlation. It is then tested by examining whether the correlation among the construct and the measurement theory makes sense, जैसे कि subjective norm and attitude. So subjective norm and attitude, is it any relationship in the subjective norm and attitude? So there may be positive correlation, means as your attitude increase, yes, the subjective norm may also increase. So it's a the nomological validity means when theory also suggests that there is a relationship between perceived behavior and attitude. High attitude, high perceived behavior. If it is positive, then we can say theory also suggests the positive value. So in this model, the reliability of the construct, this first is we have found the validity of the construct, measurement model validity, each construct validity we estimated, and then second is reliability. So there are two things, validity and reliability of the measurement model. So reliability we find through the Cronbach alpha. So the first component, reliability 0.867. So how will we find the value of reliability? So it's through SPSS we find the value of reliability. So analyze and then scale and reliability. Okay, reliability. तो देख लीजिए एक बार, स्केल, एनालाइज, स्केल और
रिलायबिलिटी। अब इसमें देखिएगा, देन आफ्टर दिस, तो सेलेक्ट ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटीट्यूड। सो एटीट्यूड हैज 4 मेजर्ड वेरिएबल, 4 इंडिकेटर्स, 4 क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। एंड देन अल्फा, एंड देन ओके। इसको चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, एटीट्यूड, ओके, स्केल लेवल एटीट्यूड, एंड देन ओके, एंड आफ्टर ओके दिस। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है इसके नाम ये आ गया एटीट्यूड का। स्केल जो है एटीट्यूड की जो रिलायबिलिटी है 0.867 विच इज हायर देन द कट ऑफ वैल्यू 0.7। तो इसी तरीके से जो है वी कैन फाइंड ऑल दी अदर वैल्यूज। देखिए ये 0.867 सब्जेक्टिव नॉर्म, रिलायबिलिटी 0.82, 0.883, 0.909, 0.859। ये तो हो गया देखिए हमारा जो है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के बारे में। तो दोनों चीज़ हमें फाइंड करना है टू अप्रोच। वन इज द goodness of fit indices, the result is appropriate for this study, and as well as the constructor validity and reliability। तो इस तरीके से हम लोग जो है we will report our result in research paper और thesis में। इस तरह से हम अपने रिजल्ट्स को कर सकते हैं प्रेजेंट। एक तो ये हो गया हमारा केस स्टडी फर्स्ट।